या आपको भी साइंस के डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम क्लास 10 जेएससीबी बोर्ड के एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। सबसे पहले कंडक्टर का मतलब देख लो, तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सके तो उसे कहते हैं गुड कंडक्टर, और ऐसे मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके तो उसे कहते हैं पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर। तो मेटल होते हैं वो सारे गुड कंडक्टर होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सकती है। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत धीरे धीरे पास होती है। मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हेवी होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली लाइट होते हैं, लेकिन ऑलवेज ये पॉसिबल नहीं होता है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जो वेट में लाइट होते हैं और कुछ नॉन मेटल ऐसे भी होते हैं कि जो वेट में हेवी होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। मेटल्स हैव अ लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमकीला, शाइनी। तो मेटल ज़्यादातर शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, बल्कि जो नॉन मेटल होते हैं डू नॉट हैव लस्टर, वो चमकीले नहीं होते हैं, शाइनी नहीं होते, डल होते हैं। लेकिन इसमें भी एग्जेप्शन हो जाएगा। एग्जेप्शन का मतलब होता है हर चीज़ रूल के अकॉर्डिंगली जा रही है, लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है कि वो रूल के अकॉर्डिंगली नहीं जाती है, तो उसे कहते हैं एग्जेप्शन। तो यहाँ पे सारे मेटल्स क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, उसमें लस्टर होता है। लेकिन एक मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है कि जिसमें लस्टर नहीं होता है। वैसे ही नॉन मेटल्स में सारे जो नॉन मेटल्स है उनमें चमक नहीं देखने को मिलती है, डल होते हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसा मेटल है, नॉन मेटल है, कि जिसमें चमक होती है। मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल, हाई मेल्टिंग पॉइंट में हो जाएगा गोल्ड, टंगस्टन, और नॉन मेटल में हो जाएगा लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जो है डायमंड। अगला पॉइंट है, मेटल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है रिंगिंग साउंड, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डू नॉट प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड। जब भी मेटल को हम किसी चीज़ के साथ टकराएंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और नॉन मेटल्स को जब टकराएंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। मेटल ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। देन नॉन मेटल सारे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में देखने को मिलते हैं। बच्चों जल्दी से और एक बार देख लेते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स वेट में हेवी होते हैं, नॉन मेटल्स लाइट होते हैं। मेटल्स हैव अ लस्टर, चमकीले होते हैं, शाइनी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर्स। लेकिन सब में एग्जेप्शन देखने को मिलेगा। फिर मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और नॉन मेटल्स का लो होता है। मेटल प्रोड्यूस करता है रिंगिंग साउंड, लेकिन नॉन मेटल्स प्रोड्यूस नहीं करता है। फिर मेटल सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, उसमें भी एग्जेप्शन देखने को मिलेगा, और नॉन मेटल सारे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अगला डिफरेंस है आर्टरीज एंड वेन्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आर्टरीज एंड वेन्स होता क्या है। तो ये एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में हेल्प करती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। सबसे पहले तो हम याद रखेंगे आर्टरीज का ए होता है, तो ए से आप एक वर्ड याद रख लो जो है अवे, यानी दूर, और वेन्स में इन आता है, इन वर्ड याद रख लो। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है और वेन्स ब्लड को हार्ट में लेके आती है। इसे सिंपल वर्ड में समझते हैं तो आर्टरीज एक ऐसी वेसल्स है जो हार्ट में से ब्लड पूरी बॉडी तक पहुंचाती है, और वेन्स ऐसी वेसल्स है जो पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेके जाती है। पहला डिफरेंस है फ्लोज अंडर द हाई प्रेशर। आर्टरीज ऑलवेज हाई प्रेशर में ही फ्लो करती है और वेन्स में प्रेशर क्या होता है, लो होता है। देन आर्टरीज की जो वॉल होती है वो इलास्टिक एंड थिक होती है ड्यू टू द हाई प्रेशर फ्लो। यहाँ पे प्रेशर हाई जाता है इसलिए उसकी दीवारें क्या होती है, थिक बनी हुई होती है। एंड जो वेन्स होती है उसकी दीवारें थिन और लेस इलास्टिक होती है। आर्टरीज कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इसमें भी एग्जेप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगला देखो, आर्टरीज में वाल्व्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे वाल्व्स देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड जो है वो लो प्रेशर के साथ जाता है और लो प्रेशर की वजह से वो ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वाल्व्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर का डिफरेंस। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो चलो देखते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है। बायोटिक फैक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जो जिंदा सारी चीज़ें होती है वो बायोटिक फैक्टर में आ जाती है। वेरेज कंसिस्ट ऑफ द ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इज कंसिडर एज अ एबायोटिक फैक्टर। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो एबायोटिक फैक्टर कहलाती है और लिविंग थिंग्स कहलाती है बायोटिक फैक्टर। एग्जाम्पल देखिए, बायोटिक का तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस हो जाएगा, एंड एबायोटिक का एग्जाम्पल देखेंगे तो हो जाएगा टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल। ये सब क्या है? एबायोटिक फैक्टर के एग्जाम्पल है। एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये डिफरेंस 3 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? तो मायोपिया को नियर साइटनेस भी कहा जाता है और हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटनेस भी कहा जाता है। समटाइम्स क्वेश्चन में नियर साइटनेस एंड फार साइटनेस का डिफरेंस बोला हो तो आपको यही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नियर बाय ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, नज़दीक की चीज़ें आराम से दिख जाती है लेकिन कांट सी फार ऑब्जेक्ट्स। मायोपिया में दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आराम से दिख जाती है बट नियर ऑब्जेक्ट कांट सी। मायोपिया में लेंस डज नॉट बिकम थिन, लेंस पतला नहीं हो सकता है, और हाइपरमेट्रोपिया में लेंस डज नॉट बिकम थिक। मायोपिया में जो इमेज क्रिएट होती है वो रेटिना से पहले ही हो जाती है। यहाँ पे नॉर्मल आई में क्या होता है, रेटिना पे ही इमेज क्रिएट होती है। जैसे कि ये नॉर्मल आई का है और जिसको मायोपिया होता है उसमें इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी? रेटिना से पहले, बिफोर द रेटिना क्रिएट होती है, समवेयर हियर। और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें रेटिना के बाद, मतलब बिहाइंड द रेटिना, यहाँ पे समवेयर क्रिएट होती है। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कॉन्केव लेंस का, वेरस हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब मान लो कि एक ए प्लेयर था और बी सी प्लेयर्स की जोड़ी थी। अब क्या हुआ, ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बी थोड़ा वीक था। तो ए ने क्या किया, सी के साथ जोड़ी बना ली तो वो ए सी बन गया, और बी को अकेला कर दिया तो बी अलग हो गया। तो ऐसे ही केमिकल इक्वेशन में Zn मतलब जिंक एंड CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। अभी Zn और CuSO4 में क्या हुआ, Zn जो है वो मोर रिएक्टिव था और CuSO4 में Cu था जो लेस रिएक्टिव था। तो अब क्या हुआ, Zn जो मोर रिएक्टिव था उसने Cu को साइड में हटा के SO4 के साथ जोड़ी बना ली तो वो जिंक सल्फेट बन गया ZnSO4, और Cu को मतलब कॉपर को अलग कर दिया। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस ईच अदर एंड फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड। जब 2 एलिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते और फिर एक नया कंपाउंड बनता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लो कि ये 2 डांस पार्टनर थे और ये दोनों डांस पार्टनर थे। अभी मान लो कि ये जो है वो इसके साथ डांस पार्टनर बन जाता है और ये जो लड़की है वो इसके साथ डांस पार्टनर बन जाती है। तो ऐसे एक्सचेंज हो जाए तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको देखते हैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू। ए बी और सी डी दोनों डांस पार्टनर थे। ए चला गया डी के साथ और नया जोड़ी बन गया ए डी, और बी चला गया सी के साथ तो जोड़ी बन गई बी सी। तो वैसे ही केमिकल इक्वेशन NaCl था और AgNO3 था। तो इसमें Na है वो चला गया NO3 के साथ तो बन गया NaNO3, और फिर Ag था जो चला गया Cl के साथ तो AgCl बन गया। तो ऐसे पूरा एक्सचेंज हो जाए तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट।
सो बच्चों, जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पूछे तो हमें पहले डेफिनेशन डालनी है और फिर इसका केमिकल इक्वेशन डाल के एग्जाम्पल दिखा देना है। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। कंपाउंड ऑफ द कार्बन हैव द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है कार्बन के बीच में, जैसे कि ऐसे। तो ये सिंगल बॉन्ड है। और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में कार्बन के एटम्स के बीच में डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जैसे कि ये हो गया डबल और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का एग्जाम्पल है एल्केन, और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है एल्किन्स और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है एल्काइन। तो ये बच्चों याद रख लेना। सैचुरेटेड को जब हम बर्न करते हैं तो ब्लू फ्लेम देखने को मिलती है, और जबकि अनसैचुरेटेड को हम बर्न करेंगे तो येलो फ्लेम देखने को मिलती है। तो यही था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का डिफरेंस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस समझने के लिए मैं यहाँ पे पहले वायर ड्रॉ कर रही हूँ। सॉरी फॉर माय ड्राइंग, इतनी अच्छी नहीं है। तो ये मैंने वायर लिया, तो ये उसकी लेंथ कहलाती है, और ये जो चौड़ाई है उसे हम कहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। तो अभी जब भी हम वायर को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रही हूँ इसको बैटरी के साथ फॉर वोल्टेज देने के लिए। तो जब भी ये कनेक्ट होगा और वोल्टेज मिलेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव इस डायरेक्शन में, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक मूव करेंगे। तो जब भी मूव करता है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। जब भी मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो करंट फ्लो होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो एक दूसरे के साथ टक्कर लग जाती है। कॉलिशन वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, ओपोज वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं जब टक्कर लगती है तो। और इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के साथ नहीं, लेकिन एटम के साथ भी कॉलिशन होता है, ओपोज करते हैं। तो यही ओपोजिशन को कहा जाता है रेजिस्टेंस। होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। लेट्स अंडरस्टैंड फॉर्मूला। R इज इक्वल टू रो, इसे रो कहते हैं, L अपॉन A, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये याद कर लेना, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। तो बच्चों, रेजिस्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी, जो दिखाती है, इंडिकेट करती है कि कितना मटेरियल ओपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को। सो डिफरेंस में क्या डालेंगे, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चों, जैसे ही लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेंथ डिक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। मतलब लेंथ एंड रेजिस्टेंस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, लेंथ कम हो गई तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे कि मान लो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है ऑन यूनिट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे हमने अभी देखा। और उसका ऐसा यूनिट क्या है, ओम होता है। और रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जबकि रेजिस्टेंस करता है डिपेंड। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम, और रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट है ओम मीटर।
दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हुआ हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको और कौन से वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग, बाय।